वास्तव में दोषी कौन? एक समय की बात है, काशी नगरी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज करता था। वह महल में अपनी रानी महादेवी तथा पुत्र ब्रजमुकुट के साथ रहता था। राजकुमार ब्रजमुकुट को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन वह नगर दीवान के पुत्र के साथ शिकार खेलने वन में गया था। शिकार खेलते खेलते उसे पता ही नहीं चला कि कब वह दीवान पुत्र से बिछुड़ गया। घने जंगल में पहुंचकर उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब काफी आकर्षक था। तरह तरह के पक्षी वहां पर चहक रहे थे। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर तालाब में पानी पिया और कुछ देर वहां बैठकर थकान मिटाई। पास ही उसे एक मंदिर भी दिखाई दिया। उसने उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। जब कुछ समय बीत गया तो राजकुमार ने सोचा, अब वापस चलना चाहिए। वह अपने घोड़े की तरफ चल दिया। तभी उसे कुछ स्त्रियों की आवाजें सुनाई दी। वह एक वृक्ष की ओट में छिपकर देखने लगा। उस तालाब में किसी नगर की राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ जल क्रीड़ा करने आई थी। राजकुमार ब्रजमुकुट की दृष्टि जब राजकुमारी पर पड़ी तो वह उसे पहली ही दृष्टि में भा गई। वह काफी देर तक राजकुमारी को देखता रहा। जब उससे रहा न गया तो राजकुमारी के निकट पहुंच गया। एक अनजान पुरुष को वहां देखकर जिसे जहां जगह मिली छिप गई। राजकुमारी के एकदम निकट पहुंच गया राजकुमार। राजकुमारी भी एक सुंदर युवक को अपने समीप देखकर स्तब्ध थी, किंतु वह अनजान युवक उसे भी पसंद आ गया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को निहारते रहे। फिर न जाने राजकुमारी को क्या सूझा कि उसने सिर पर लगा फूल पहले कान पर लगाया, उसके बाद दांतों से थोड़ा सा काटकर नीचे फेंक दिया और पैरों से दबाकर उसे पुनः उठाकर सीने से लगा लिया। इसके तुरंत बाद वह सखियों के साथ लौट गई। राजकुमार को कुछ भी समझ न आया। वह तो बस राजकुमारी के विचारों में गुम उस राह को अपलक देखता रहा जिससे राजकुमारी वापस लौटी थी। कुछ क्षण बाद जब राजकुमार संभला तो उसे अपने आप पर निराशा हुई कि उसने अनमोल क्षण खो दिए और उस सुंदर कन्या के बारे में कुछ भी न जान पाया। मन महसूस कर राजकुमार वापस अपनी नगरी की ओर चल दिया। महल पहुंचकर भी राजकुमार खोया खोया सा रहने लगा। उसकी इस दशा को देखकर उसका मित्र दीवान पुत्र समझ गया कि राजकुमार को किसी से प्रेम हो गया है। उसने जब राजकुमार से इस विषय में पूछा तो राजकुमार ने अपने मित्र को सब कुछ विस्तार से बता दिया। मित्र ब्रजमुकुट, वास्तव में उसने तुम्हारे सामने अपने प्रेम को प्रकट किया है और सब कुछ इशारे से समझा दिया है। मित्र ने कहा। वह कैसे? ब्रजमुकुट ने आश्चर्य से पूछा। देखो मित्र, उसने फूल अपने बालों से निकालकर कान में लगाया, अर्थात वह कर्नाटक की है। फूल को दांत से काटने का अर्थ यह है कि वह वक्रदंत की पुत्री है और फूल को पैर के नीचे दबाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया है। फूल को हृदय से लगाने का अर्थ है कि वह तुम्हें प्रेम करती है और उसने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। अच्छा, राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने अपने मित्र से कहा कि वह उससे मिलने को बेचैन हो रहा है। मित्र ने राजकुमार को डोट पद्मावती से मिलवाने का वचन दिया। अगले दिन वे दोनों राजकुमारी की तलाश में कर्नाटक की ओर चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे दोनों वहां पहुंच गए। उन्हें यह तो पता ही था कि पद्मावती इस राज्य की राजकुमारी है और राजमहल में ही मिलेगी, पर समस्या यह थी कि राजमहल में पहुंचा कैसे जाएं। अगले दिन पुनः जब वे दोनों राजमहल के बाहर से गुजरे तो पास ही एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उन दोनों ने जब कुटिया का द्वार खटखटाया तो एक वृद्धा ने द्वार खोला। द्वार पर दो नवयुवकों को देखकर उस वृद्धा ने पूछा, कहो बेटे, क्या काम है? माताजी, हम व्यापारी हैं और इस राज्य में व्यापार करने आए हैं। 1-2 दिन में हमारा सामान भी आ जाएगा। हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं रात गुजारने की व्यवस्था हो सकती है। दीवान पुत्र ने कहा। बेटा, तुम दोनों मुझे भले आदमी लगते हो, तुम जब तक चाहो यहाँ ठहर सकते हो, वृद्धा ने उत्तर दिया।
दोनों ने वृद्धा का आभार प्रकट किया और कुटिया में प्रवेश कर गए। वृद्धा ने उनका यथोचित अतिथि सत्कार किया, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। भोजन आदि कर चुकने के बाद राजकुमार ब्रजमुकट ने पूछा, माँ, इस कुटिया में कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा। तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? क्या तुम इस कुटिया में अकेली रहती हो? हाँ पुत्र, मैं इस कुटिया में अकेली ही रहती हूँ। यह कुटिया मुझे इस राज्य के राजा ने दी है और वही मेरे गुजर बसर की भी व्यवस्था करते हैं, वृद्धा ने उत्तर दिया। अच्छा, पर क्यों? राजकुमार ने अचरज से पूछा। बेटा, मैंने इस नगर की राजकुमारी पद्मावती को बचपन से पाला है। वह मेरे ही हाथों पली बढ़ी है, किंतु अब इस वृद्धावस्था में मेरा क्या काम? अतः मैं यहाँ रहती हूँ और कभी कभी महल में जाकर राजकुमारी से मिलाती हूँ। मैं महल में कभी भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई मना ही नहीं। यह सुनकर राजकुमार अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे लगा उसकी मंजिल मिल गई है। उसने संकोच करते हुए वृद्धा से पूछा, माँ, अब आप जब महल में जाएंगी तो क्या राजकुमारी को हमारा एक संदेश दे देंगी? क्यों नहीं बेटा, मैं कल प्रातः ही तुम्हारा संदेश लेकर महल में चली जाऊंगी, वृद्धा ने उत्तर दिया। ठीक है माँ, तुम उससे केवल इतना कहना कि ज्येष्ठ सुदी पंचमी को डोट तालाब के किनारे मिला राजकुमार तुमसे मिलने तुम्हारी नगरी में आ गया है। अगले दिन प्रातः वृद्धा राजकुमार का संदेश लेकर राजमहल में चली गई। वृद्धा जान चुकी थी कि उसकी कुटिया में आने वाला नवयुवक व्यापारी नहीं बल्कि कोई राजपुत्र है। उसे भी वह राजपुत्र राजकुमारी के लिए पसंद आ गया था। उसे चिंता थी तो सिर्फ इस बात की कि महाराज इस रिश्ते को डोट मानेंगे अथवा नहीं। महल में पहुंचकर वृद्धा ने राजकुमारी से भेंट की। दोनों में कुछ देर तक तो औपचारिक बातें होती रहीं। फिर वृद्धा ने राजकुमारी से कहा, पुत्री, मैं जानती हूं कि तुझे किसी से प्रेम हो गया है। यह कैसी बातें कर रही हो दाई माँ? पद्मावती ने आश्चर्य से पूछा। अब मुझसे न छिपा, ज्येष्ठ सुदी की पंचमी में जो राजकुमार तुझे मिला था वह यहाँ आ गया है और मेरी ही कुटिया में ठहरा हुआ है। वृद्धा ने राजकुमारी को राजकुमार का संदेश सुना दिया। कोई उत्तर देने के बजाय राजकुमारी पद्मावती ने चंदन पुते हाथों से थप्पड़ वृद्धा के दोनों गालों पर जड़ दिए। थप्पड़ इतने तेज पड़े थे कि हाथों की 10 उंगलियां उसके गालों पर छप गईं। निराश भाव से वृद्धा अपनी कुटिया में लौट आई और सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार भी राजकुमारी की इस हरकत पर आश्चर्यचकित सा रह गया, परंतु राजकुमार का मित्र सारी बात समझ गया। उसने राजकुमार से कहा, दुखी न हो मित्र, पद्मावती ने तो तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया है। क्या मतलब? राजकुमार को कुछ समझ न आया। अरे भाई, पद्मावती ने जो चंदन भरे हाथ अपनी दाई माँ के मुंह पर मारे हैं उसका अर्थ यह है कि चांदनी के 10 दिन बीत जाने के बाद मुलाकात होगी, मित्र ने समझाया। राजकुमार और वृद्धा को जब वास्तविकता का पता चला तो वे भी प्रसन्न हुए। 10 दिन बीत जाने के बाद वृद्धा पुनः राजकुमारी के पास ब्रजमुकट का संदेश लेकर गई। इस बार पद्मावती ने वृद्धा के गाल पर लाल गुलाल से 3 उंगलियों की छाप लगा दी। वृद्धा अपनी कुटिया में लौट आई। ब्रजमुकट इस बात का आशय समझ न सका। उसने मित्र से पूछा तो उसने बताया कि इस बार राजकुमारी ने मासिक चक्र के कारण 3 दिन तक रुकने को कहा है। 3 दिन के बाद राजकुमार ने फिर से वृद्धा को अपना संदेश देकर राजकुमारी के पास भेजा। इस बार राजकुमारी ने वृद्धा के गाल पर काला रंग लगाकर उसे पश्चिम की ओर खुलने वाली खिड़की से जाने को कहा। लौटकर सारी घटना जब वृद्धा ने राजकुमार को बताई तो मित्र ने कहा, राजकुमार, अब तुम दोनों के मिलन का समय आ गया है। रात के घने काले अंधेरे में राजकुमारी ने पश्चिम खिड़की के रास्ते से तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके लिए तो रात तक प्रतीक्षा करना भारी पड़ रहा था। अंततः जब रात हुई तो वह तय कार्यक्रम के अनुसार राजकुमारी से मिलने पहुंच गया।
राजकुमारी पद्मावती को सामने पाकर राजकुमार स्वयं को धन्य महसूस कर रहा था। राजकुमारी भी उसी को प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बरसों के बिछुड़े प्रेमी की तड़प को महसूस कर रहे थे। उनसे अधिक प्रतीक्षा सही न गई और वे आलिंगनबद्ध हो गए। कई दिन कई रात इसी तरह प्रेम भरी बातों में बीत गए। एक दिन अचानक ब्रजमुकुट को ध्यान आया कि वह कई दिनों से राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में रहकर आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है, किंतु उसका मित्र उससे दूर कुटिया में रहकर न जाने क्या सोच रहा होगा। उसे रह रहकर अपने मित्र की चिंता सता रही थी। उसे परेशान देखकर राजकुमारी से रहा न गया और उसने उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, किंतु जब राजकुमारी ने जोर दिया तो उसने कहा, मेरा एक सच्चा मित्र है, उसी ने तुम तक पहुंचने में मेरी सहायता की है, अन्यथा मैं तो तुम्हारे उलझे हुए संदेशों को समझ ही नहीं पाता। मैं सोचता हूँ कि अब मुझे उससे मिल ही आना चाहिए। क्यों नहीं राजकुमार, आखिर वह तुम्हारा मित्र है। तुम उससे मिलने अवश्य जाओ और मेरी तरफ से कुछ मिष्ठान्न लेते जाओ। उन्हें केवल अपने मित्र को ही खिलाना और कहना कि मैंने खास तुम्हारे लिए भेजा है। इन्हें खाकर वह तुम्हारे बिछोह के गम को भूल जाएगा, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार मिष्ठान्न लेकर वृद्धा की कुटिया में वापस आ गया। वहां उसका मित्र काफी दिन से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मित्र, राजकुमारी पद्मावती ने तुम्हारे लिए मिष्ठान्न भेजे हैं। उसने कहा कि यह सिर्फ तुम्हें ही दूं, यह लो। राजकुमार ने मिष्ठान्न मित्र को देते हुए कहा, यह सिर्फ मेरे लिए है। मित्र चौंका। क्यों? क्या हुआ? क्या वह तुम्हारे लिए मिष्ठान्न नहीं भेज सकती? राजकुमार ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर जरा विस्तार से बताओ कि राजकुमारी पद्मावती ने क्या कहकर मिष्ठान्न भेजे हैं। राजकुमार ने मित्र को सारी बात बता दी। मित्र सोच में पड़ गया कि ऐसे कौन से मिष्ठान्न होते हैं जिनसे मित्र के बिछोह का गम भुलाया जा सकता है। मित्र को न जाने क्या सूझा कि उसने कुटिया से बाहर आकर कुत्ते को 2 मिष्ठान्न का एक टुकड़ा खिलाया। खाने के कुछ क्षण बाद कुत्ता मर गया। यह सब देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो उठा। उसे समझ न आया कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। जब उसने मित्र से इसका कारण पूछा तो उसने बताया, मित्र वास्तव में राजकुमारी नहीं चाहती कि उसके प्रेम को डोट कोई और बांटे, इसीलिए उसने ऐसा किया था। राजकुमार को अत्यंत क्रोध आया। उसने अपने मित्र से कहा कि वह राजकुमारी को इस अपराध का दंड अवश्य देगा। नहीं राजकुमार, वह तुम्हारा प्रेम है, तुम उससे विवाह करके उसे अपने राज्य ले चलो। इसके लिए उसके पिता नहीं मानेंगे क्योंकि हम दूसरे राज्य के हैं। ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तुम राजकुमारी से जाकर कह दो कि वह मिष्ठान्न मैंने अपने मित्र को दे दिए हैं और उससे उसी तरह प्रेम करो जैसे पहले करते थे। रात होने पर तुम मूर्छित करने वाली यह दवा उसे पिला देना, मित्र ने दवा देते हुए कहा। उसके बाद राजकुमार ने पूछा, जब वह मूर्छित हो जाए तो उसके सभी आभूषण उतार लेना और उसकी बाईं जांघ पर अपने त्रिशूल से हल्का सा प्रहार कर देना। ध्यान रहे, त्रिशूल के तीनों फलों के निशान जांघ पर बनने चाहिए। इसके बाद उन आभूषणों को लेकर तुम वापस मेरे पास आ जाना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। राजकुमार नियत समय पर राजकुमारी से मिलने राजमहल में गया। राजकुमारी उसे देखते ही उससे लिपट गई और पूछा कि क्या उसने मिष्ठान अपने मित्र को दे दिए थे। राजकुमार ने ठीक वैसा ही बताया जैसा उसके मित्र ने समझाया था। रात को चुपके से राजकुमार ने राजकुमारी के दूध में मूर्छित करने वाली दवा मिला दी। मूर्छित होने के बाद राजकुमार ने उसके आभूषण उतारे और उसकी जांघ पर त्रिशूल से निशान बनाकर अपने मित्र के पास लौट आया और अपने कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने की सूचना दी। प्रातः जब राजकुमारी परिस्थितियों से अवगत हुई तो बहुत परेशान हो गई।
उसने अपनी मुख्य दासी से इस बारे में विचार विमर्श किया और अंदाजा लगाया कि रात को चोर आया होगा। वह आभूषणों व राजकुमार को डोट साथ ले गया होगा और राजकुमार के साथ हुए संघर्ष के दौरान ही राजकुमारी को त्रिशूल लग गया होगा। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी के कक्ष में राजकुमार के होने की बात तो बताई नहीं जा सकती थी और आभूषण गायब होने की सूचना भी दबाई नहीं जा सकती थी। अतः राजकुमारी के कक्ष से केवल आभूषण चोरी होने की सूचना राजसभा तक पहुंचा दी गई। राजा तक इस बात की सूचना पहुंचते ही चोर को पकड़ने का अभियान शुरू हो गया। सारी नगरी में चोर को पकड़कर लाने वाले को उचित पुरस्कार देने की घोषणा करवा दी गई। जब राजकुमार ब्रजमुकट के मित्र को पता चला कि राजकुमारी के कक्ष से आभूषण चोरी होने की चर्चा चारों ओर हो रही है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी योजना सफल होती प्रतीत हो रही थी। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब अपनी योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। मुझे यकीन था कि राजकुमारी आभूषण चोरी होने की सूचना तो देगी, किंतु तुम्हारे विषय में कुछ भी नहीं बताएगी। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। तुम एक साधु का भेष धारण करके यह आभूषण लेकर शहर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जाओ और उससे पूछो कि आभूषण असली हैं या नकली। अगर असली हैं तो इनका मूल्य क्या है। यदि वह तुमसे कोई प्रश्न करे तो केवल इतना ही कहना कि यह आभूषण तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दिए हैं और उन्हीं की आज्ञा में तुम्हारे पास आया हूँ। राजकुमार ने वैसा ही किया और साधु का भेष धारण कर नगर के प्रसिद्ध जौहरी के पास जा पहुंचा। राजकुमार ने जैसे ही आभूषण दिखाए, जौहरी चौंक उठा। उसने साधु से पूछा, यह आभूषण आपके पास कहाँ से आए महाराज? मेरे गुरु ने दिए हैं और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। आप यह बताएं कि यह असली है या नकली। राजकुमार ने कहा, 100% असली आभूषण हैं और बहुत कीमती भी। क्या तुम इन्हें बेचना चाहते हो? जी नहीं, हम साधु संत मायालोभ में नहीं पड़ते, राजकुमार ने उत्तर दिया। जौहरी ने राजकुमार को बातों में उलझाए रखा और चुपके से पहरेदारों को बुलवा लिया। पहरेदारों ने राजकुमार को पकड़ लिया और सीधे राजमहल में ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया। यह आभूषण तुम्हारे पास कहाँ से आए? राजा ने पूछा। जी महाराज, यह तो मेरे गुरु ही बता सकते हैं, उन्होंने ही मुझे जौहरी के पास भेजा था, राजकुमार ने उत्तर दिया। राजा ने साधु बने राजकुमार के गुरु को बुलवाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर में राजकुमार का मित्र गुरु के रूप में दरबार में हाजिर था। राजा ने उससे आभूषण के बारे में पूछताछ की तो उसने कहा, महाराज, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, मगर आप भी वादा करें कि दोषी को दंड अवश्य देंगे। आप चिंता न करें महात्मन, निर्भय होकर सारी बात बताएं, जो भी कसूरवार होगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने कहा, महाराज, हम लोग साधु संत हैं और जंगल में तप साधना करते हैं। कल रात भी मैं अपने शिष्य के साथ साधना में लीन था कि तभी एक सुंदर कन्या आई और मेरे शिष्य को अपने मोहजाल में लुभाने का प्रयत्न करने लगी। उसने अपने आभूषण भी मेरे शिष्य को सौंप दिए कि तू मेरा शिष्य उसके जाल में न फंसा। जब वह जबरदस्ती करने लगी तो मैंने अपने त्रिशूल से उस पर वार कर दिया, जो उसकी बाईं जांघ पर लगा। तब वह कन्या भाग गई, किंतु उसके सारे आभूषण वहीं रह गए। आज प्रातः मैंने यह आभूषण अपने शिष्य को देकर जौहरी के पास भेजा ताकि ज्ञात हो सके कि यह किसके हैं, ताकि मैं उस कन्या की शिकायत इस नगर के राजा से कर सकूं। राजा ने जौहरी से पूछताछ की तो उसने भी स्वीकार किया कि साधु ने आभूषण बेचने की बात नहीं की थी। अब राजा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसने साधु को वचन दे दिया था कि वह कसूरवार को दंड देगा और कसूरवार उसे अपनी पुत्री पद्मावती ही नजर आ रही थी। उसने रानी से कहा कि वह पद्मावती की बाईं जांघ पर त्रिशूल के निशान की जांच करे। रानी ने जांच करते हुए पाया कि त्रिशूल का निशान है। उसने इस बात की सूचना राजा को दे दी।
राजा ने अपने मंत्रिमंडल से विचार विमर्श किया और पाया कि वाकई उसकी पुत्री दोषी है, अतः दंड की भागी है। सब कुछ सोचने विचारने के बाद राजा ने घोषणा की, सारी बातों और तथ्यों को सुनने व देखने के बाद यही सिद्ध होता है कि हमारी पुत्री पद्मावती दोषी है, अतः उसे देश निकाले का दंड दिया जाता है। कहारों को आदेश दिया जाता है कि वह राजकुमारी पद्मावती को डोली में बिठाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आएं। राजा के आदेश का पालन हुआ और राजकुमारी पद्मावती को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दिया गया। वहां पर राजकुमार ब्रजमुकट अपने मित्र के साथ राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहा था। वे उसे लेकर अपने राज्य में लौट आए। इस तरह ब्रजमुकट को अपनी राजकुमारी मिल गई। बेताल कथा सुनाने के बाद बोला, तुम तो न्यायप्रिय राजा हो। भले ही राजकुमार के मित्र ने जो कुछ किया सिर्फ अपने राजकुमार और उसकी प्रेमिका को मिलाने के लिए किया, किंतु राजकुमारी को जिस अपराध की सजा दी गई वह तो उसने किया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में वास्तविक दोषी कौन है? राजकुमार, उसका मित्र, या फिर उस नगर का राजा? विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। बोलो विक्रम, बोलो, वास्तविक दोषी कौन है? तो सुनो बेताल, राजकुमार तो राजकुमारी के प्रेम में दीवाना था और प्रेम में तो सब कुछ क्षमा योग्य होता है। उसके मित्र ने मित्रता का कर्तव्य निभाया, किंतु राजा ने बिना विचारे न्याय किया। उसने पद्मावती को अपने पक्ष में कुछ कहने का अवसर नहीं दिया, अतः वास्तविक दोषी उस नगर का राजा है जिसने बिना सोचे समझे न्याय किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, तुम निश्चय ही एक न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। तुम बोल पड़े इसलिए मैं जा रहा हूँ। कहते हुए विक्रम की पकड़ से स्वतंत्र होकर बेताल वापस श्मशान घाट की तरफ उड़ चला। उड़ते उड़ते वह आगे बोला, मैंने पहले ही कहा था विक्रम, यदि तुम कुछ भी बोले तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है। तुम लौट जाओ विक्रम, वह साधु धूर्त है जिसने तुम्हें मुझे लाने को भेजा है। तुम उसकी बातों में मत आओ, लौट जाओ। किंतु विक्रम कहाँ मानने वाला था। उसने उस साधु को वचन दिया था कि वह बेताल को अवश्य लेकर आएगा, अतः वह बेताल को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ा।